पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फूजिन की शियाओ के साथ फाइट शुरू हो गई होती है, जहां दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी। लेकिन इस फाइट में बड़ी आसानी के साथ फूजिन जीत जाती है। उस पर तो शियाओ ने कोई खास अटैक कर ही नहीं पाया था। इसके बाद अगला राउंड बायतियान का होता है। उस राउंड में उसकी फाइट जिन्यून नाम के एक डिसाइपल से हो रही थी। यहाँ पर दोनों शुरुआत में तो एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बायतियान जो होता है जिन्यून पे काफी ज्यादा भारी पड़ते जा रहा था। जिन्यून कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, बायतियान को तो वो अटैक लग ही नहीं रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि बायतियान बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान ने जिन्यून के भाले को ही पकड़ लिया था और उसे पकड़ने के बाद वो जिन्यून को उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन जिन्यून वहां पर दोबारा से खड़ा हो जाता है और फिर से बायतियान के पास आने के बाद उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर इस बार भी बायतियान बड़ी आसानी के साथ जिन्यून के सारे अटैक को डॉज करते हुए उसकी वहां पर मार मार कर हालत खराब कर देता है। इस चीज को देखकर तो मास्टर लिन के सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि जिन्यून तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि बायतियान ये राउंड जीत जाएगा। बायतियान जिन्यून से कह रहा था, मुझे तो लगा था कि तुम अपने सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो ना, तो तुम्हारे अंदर कुछ तो दम होगा ही, लेकिन यार तुमने तो मेरा यहाँ पर मूड खराब कर दिया। तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों से तो मैं दिन में 10 बार फाइट करता हूँ। वहीं मास्टर लिन के जब डिसाइपल काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे जिन्यून को लेकर, तब मास्टर लिन उनसे कह रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्यून के पास अब भी उसका ट्रम्प कार्ड बाकी है। वो अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करे तो उसके सामने ये बायतियान नहीं टिक पाएगा। इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये राउंड तो कंफर्म जिन्यून ही जीतने वाला है। जिसके बाद जिन्यून वहां पर बायतियान से कह रहा होता है, बायतियान मान लिया कि तुम फाइट करने में बहुत ज्यादा बहादुर हो और तुम्हारी इसी बहादुरी की वजह से तुमने मुझे मजबूर किया है कि यहाँ पर मैं अपने सबसे खास अटैक को एक्टिवेट करूँ। उस अटैक को मैं जल्दी एक्टिवेट नहीं कर पाता था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर उसे एक्टिवेट करने पे मजबूर किया। इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जिसके बाद वो वहां पर अपनी उसे सबसे खास टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए वो वहां पर हवा में उड़ चुका था और हवा में उड़ने के बाद पर्पल फ्लेम फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है, जो कि उसी की स्पेशल बर्ड होने वाली है। वो काफी ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही होती है। इस चीज को देखकर बायतियान कह रहा होता है, अरे वाह, ये फिनिक्स बर्ड तो कितनी कमाल की थी, लेकिन मुझे इससे मारने में थोड़ा बहुत अफसोस तो होगा ही। जिसके बाद वो वहां पर अपनी भी एक बहुत ही खास टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसने अपना एक क्लोन बना लिया था और उसका वो क्लोन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है हाइट में, बिल्कुल एक पहाड़ जितना बड़ा। जिसके बाद जिन्होंने अपने फिनिक्स बर्ड को बायतियान की तरफ ही भेज दिया था। बायतियान अपने क्लोन को कंट्रोल करते हुए उसे सीधा फिनिक्स बर्ड की तरफ ही भेज देता है, जिस वजह से वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे और उसी के साथ साथ बायतियान और जिन्यून यहाँ पर अकेले फाइट कर रहे होते हैं। उधर बायतियान का क्लोन तो फिनिक्स बर्ड को मार मार कर उसकी हालत खराब कर रहा होता है और जैसे बायतियान का क्लोन फिनिक्स बर्ड को मार रहा था, उसी तरह से बायतियान भी जिन्यून की धुलाई पे धुलाई किए जा रहा होता है। जिन्यून तो बायतियान के सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था। इसके बाद बायतियान जिन्यून को इतना मारता है कि मार मार कर उसे वहां पर दूर फेंक देता है, जिस वजह से तो जिन्यून की हालत खराब हो चुकी थी। और यहाँ पर जिन्यून की हालत खराब हुई थी तो वहीं बायतियान के क्लोन ने बस एक ही पंच मारते हुए फिनिक्स बर्ड को वहां पर खत्म ही कर दिया था, जिस वजह से जिन्यून भी हालत खराब करके वहां पर लेट गया। उसी के साथ साथ उसकी फिनिक्स बर्ड भी गायब हो गई, जो देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा हुआ कैसे। जिन्यून तो यहाँ पर बुरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि हार चुका है, लेकिन तब मास्टर लिन जिन्यून से कह रहा था, तुम्हें ये राउंड जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए जिन्यून वहां पर दोबारा से खड़ा हो जाता है और बायतियान से कह रहा होता है, तुम यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, जब तक कि मेरे अंदर जान बाकी है तब तक कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और मैं यहाँ पर अपनी हार तो नहीं मानने वाला। जिसके बाद वो वहां पर अपने भाले को निकालते हुए अपनी पावर को उसी के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से जहाँ वो भाला पहले बहुत छोटा था अब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होता है। ये देखकर बायतियान कह रहा था, इंटरेस्टिंग, देखकर तो मजा आ गया, काश ये वाली टेक्निक भी कुछ कमाल की हो जो मुझे जरा सा टक्कर दे सके, वरना तो मैं ऐसी छोटी मोटी फाइट करके बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। ये जिन्यून तो जब से मुझे बोर पे बोर किए जा रहा है, फाइट तो कर ही नहीं रहा। जिसके बाद जिन्यून ने अपने भाले को सीधा बायतियान की तरफ ही भेज दिया था। बायतियान अपने क्लोन को कंट्रोल करते हुए उस भाले को वहां पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाला पावरफुल था। वो इतना जोर से बायतियान की तरफ गया होता है कि बायतियान का क्लोन उसे रोक तक नहीं पाता और वो भाला उसके हाथ को चीरते हुए आगे निकल जाता है। इतना खतरनाक तरीके से वो भाला क्लोन को लगा था कि क्लोन वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है और अब बायतियान अपने क्लोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्लोन के गायब होने की वजह से वहां पर इतना ज्यादा ऑरा फैला होता है कि सभी को लग रहा था कि इसके अंदर क्लोन और बायतियान दोनों खत्म हो चुके हैं। मास्टर लिन और उसके डिसाइपल तो वहां पर नाचना गाना शुरू कर देते कि मुझे पता ही था यहाँ पर जिन्यून जरूर जीतेगा और
और देखो ऐसा ही हुआ, उसने बातियान को हरा दिया है। पर तभी आसपास का मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। काले बादल छा चुके थे वहां पर और उन्हीं बादलों को चीरते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा के प्रेशर के साथ बातियान वहां पर उड़ते हुए आ रहा होता है। उसे तो लिटरली एक चोट तक नहीं लगी थी, खरोच तक नहीं आई थी उसे। वहां पर आने के बाद बातियान जिन्यून से कह रहा होता है, कर लिया तुमने अपना अटैक ना, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद बातियान वहां पर आसपास का जो ऑरा होता है उससे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है ताकि उस ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल सके। जैसे उसके पास काफी सारा ऑरा जमा हो चुका था, वो सबसे पहले अपने मार्शल फॉर्मेशन को निकालता है। उसी के अंदर से उसने अपनी डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर तो सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है। शायद ये डीमन स्वॉर्ड होगी जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था, लेकिन आज पहली बार इसे बातियान के हाथों में देख भी लिया। ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। उस स्वॉर्ड के सामने तो जिन्यून और उसका भाला एक चूंटी जैसा दिखाई दे रहा था। बातियान अपनी डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को सीधा जिन्यून की तरफ ही भेज देता है। अगर ये स्वॉर्ड उसे लगी तो वहां पर उसकी जान जाना 100% कंफर्म है। इस चीज को देखकर मास्टर लिन जो होता है भागते हुए जिन्यून के पास आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिन्यून और खुद को एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर डाल लेता है ताकि वो डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड से बच सके। लेकिन वो स्वॉर्ड उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसे भी जिन्यून के साथ उठाकर दूर फेंक देती है। बातियान ने दया दिखाते हुए डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल मास्टर लिन और जिन्यून के ऊपर नहीं किया था, वरना तो उन दोनों की जान चली गई होती। उसने स्वॉर्ड उनके ऊपर लगने से पहले स्वॉर्ड को अंदर रख लिया था वापस से। जिसके बाद बातियान कहता है, क्या कहते हो, क्या मैं ये राउंड जीता या फिर नहीं जीता हूँ? जो देखकर तो वहां मौजूद सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बातियान ये राउंड जीत चुका है। बातियान को तो सच में कोई जवाब ही नहीं, उसे हराने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। मास्टर लिन बातियान से कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी जिन्यून के साथ क्या दुश्मनी थी जो तुमने इतना खतरनाक अटैक उसके ऊपर किया? उसकी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है, वो तो अच्छा हुआ कि ये बच गया, वरना तो कब का मर गया होता। जिस पर बातियान कहता है, मर गया होता? वो खुद से बचा नहीं बल्कि मैंने उसकी और तुम्हारी जान बख्श दी है। तुम्हें तो ये सवाल जिन्यून से पूछना चाहिए कि आखिर उसकी क्या मुझसे दुश्मनी थी जो वो खुद सबसे पहले ऐसे खतरनाक से खतरनाक एक्टिवेट करते हुए पावर को मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो फिर भी यहाँ पर उसकी जान बख्श दी, तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। और देखो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उधर जिन्यून भी मास्टर लिन को शांत कराते हुए बातियान से कहता है, बातियान मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बख्श दी। तब वहाँ पर एम्परर आकर मास्टर लिन से कह रही होती है, मास्टर लिन चलो अब मान भी लो अपनी हार को, तुम यहाँ पर हार चुके हो और इस कंपटीशन को जीतने का जो इनाम था ना वो इनाम मुझे दे दो। कहाँ है मेरा एग्रीमेंट जिस पे तुम अपने सेट की खास चीज मेरे नाम करने वाले हो? ये सुनकर मास्टर लिन कह रहा होता है, हाल फिलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई खास चीज है नहीं, लेकिन मैं यहाँ से अपने सेक्ट में जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद किसी बंदे के हाथों वो तुम्हें भिजवा दूंगा। जो सुनकर एम्परर कह रही होती है, क्या तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो? एक बार तुम यहाँ से निकलोगे और कभी जिंदगी में दोबारा यहाँ पर नजर उठा के नहीं देखोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। लेकिन खैर अगर तुम सच में यहाँ से जाना चाहते इसके बदले तुम्हें कोई ना कोई चीज यहाँ पर गिरवी रखकर जानी पड़ेगी, उसके बदले ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और वो चीज कोई एक डिसाइपल हो सकता है, उसी के साथ साथ एक नोट भी होना चाहिए जिसमें तुम कंफर्म बता सको कि हाँ तुम ये चीज देने वाले हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकती हूँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो बताओ कौन से डिसाइपल को यहाँ पर छोड़ रहे हो? जो सुनकर मास्टर लिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एम्परर से कह रहा था, एम्परर आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, आपको अपनी जुबान संभाल के बात करना चाहिए। ये कंपटीशन में हार गया इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर कमजोर हैं और आप जो कहेंगे हम लोग वो मान लेंगे। मैंने कहा आपसे कि मैं किसी को भेज दूंगा, लेकिन आप तब भी नहीं मान रही। जो सुनकर एम्परर कह रही होती है, लगता है कि आप ना यहाँ पर अपनी हार से ज्यादा खुश नहीं है। तो ठीक है, मुझे भी यहाँ पर जरा अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं भी यहाँ पर कुछ न कुछ तो करके दिखा सकती हूँ। जो सुनकर मास्टर लिन कह रहा होता है, क्या करेंगे आप, फाइट करेंगी मुझसे? तो ठीक है आ जाओ ना, आज ही देख लेते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। डिसाइपल को साइड करो, आज हम दोनों का ही मुकाबला हो जाएगा। पर तभी फूजिन वहां पर आकर एम्परर से कह रही थी, एम्परर आप साइड हो जाओ, ऐसे घटिया किस्म के इंसान के साथ फाइट करके आपको अपने हाथ नहीं गंदे करने चाहिए। मैं इस मास्टर लिन से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। एम्परर कह रही थी, फूजिन तुम्हें पता है ना कि मास्टर लिन अपने डिसाइपल से ज्यादा पावरफुल है। जिस पर फूजिन कह रही होती है, मुझे कुछ नहीं सुनना कि इसका पावर लेवल क्या है, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अभी यहाँ पर चुटकियों में इसे हरा दूंगी, देखना है तो आप यहीं खड़े होकर देख सकती हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते फूजिन और मास्टर लिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है।
है। मास्टर लिन के डिसाइबल तो डिसाइबल वो खुद भी वहां पर फूजिन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। फूजिन तो बड़े मजे के साथ उसे अटैक पे अटैक करते हुए उसकी हालत खराब करती जा रही होती है। लेकिन इस फाइट में कौन जीता हमें अभी नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।